जब आप लोग वो सॉल्व कर लें अपने तौर पे ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स, तो मुझे बता दीजिएगा कि ओके ओके का मैसेज मुझे ना, आप ये जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का ग्रुप है उसमें ओके का मैसेज का मतलब ये होगा कि आपको वो समझ आ गई है, उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझने वाली है। सर वो तो जस्ट फार्मूला में वैल्यूज ही पुट करनी है ना, डायरेक्ट आंसर ही आ जाने हैं उसके। नहीं, हाँ इतना उनके इजी सर नहीं है, इतना इजी नहीं है कि सब फार्मूला, आपको फार्मूला का भी तो पता होना चाहिए। अभी ये देख लीजिएगा, ये जो हम एक नज़र देख लेते हैं, अगर ये आपको समझ आ जाती है होपफुली वो भी आपको समझ आ जाएंगे। जैसे जी कल मैंने लेक्चर की वीडियो भी अपलोड कर दी। कल नहीं, परसों वाले की भी करनी है, दोनों करनी है, मैंने वो नहीं की अभी, वो इकट्ठी मैं कर दूंगा। वो सर्किट ब्रेकर 1500 एम्पेयर है, 1000 मेगा वोल्ट एम्पेयर है, 33 केवी, 3 सेकंड, 3 फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर है। अब वो कहता है नॉर्मल रेट करंट, और ये ब्रेकिंग कैपेसिटी, रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट, शॉर्ट टाइम रेटिंग, रेटेड सर्विस वोल्टेज, ये सारी कैलकुलेट करनी है। रेटेड नॉर्मल करंट क्या है जी इसका 1500 एम्पेयर, ब्रेकिंग कैपेसिटी इसने मेंशन्ड है 1000 मेगा वोल्ट एम्पेयर। रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होगा? जाहिर बात है रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट वही है कि जो आपने अभी रेटेड करंट, तो ये है नॉर्मल करंट जो इसकी वैल्यू है, लेकिन ब्रेकिंग करंट कितना होगा, जो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है उस ब्रेकिंग कैपेसिटी से हम डिवाइड कर दें वोल्टेज को, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट में यस हम सर। ब्रेकिंग कैपेसिटी यूज कर लेंगे, तो रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट विल बी 1000 इनटू 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि मेगा वोल्ट एम्पेयर है, ये 33 केवी है, तो ये हमने, और 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय √3, तो ये हमारे पास, मल्टीप्लाई विद हाँ, तो 17496 एम्पेयर हमारे पास आरएमएस आ जाएंगे रेटेड सिमेट्रिकल करंट के। रेटेड मेकिंग करंट क्या होगा जी? रेटेड मेकिंग करंट की हमने ऊपर यही पढ़ी थी, मेकिंग कैपेसिटी। व्हाट इज मेकिंग कैपेसिटी? अब ये देखिए आपके पास टर्म्स डिफरेंट है, अब आपको रेटेड मेकिंग करंट का फार्मूला नहीं मिलेगा, आप कहाँ पुट करोगे? दैट इज मेकिंग करंट इज एक्चुअली मेकिंग कैपेसिटी, तो 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी को 2.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमने सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकाला था, तो वी विल गेट दी रेटेड मेकिंग करंट। तो शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या होगी? शॉर्ट टाइम रेटिंग उसकी जो नॉर्मल सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की है, यानी ब्रेकिंग करंट जो है वही शॉर्ट टाइम रेटिंग है, लेकिन इट मस्ट विथस्टैंड फॉर 3 सेकंड्स, ये लिखा हुआ है उसने 3 सेकंड, तो उसको 3 सेकंड तक रहना चाहिए, जिसे हम शॉर्ट टाइम रेटिंग कहेंगे, ठीक है। यानी वो वही है 17496 जो उसका रेटेड सिमेट्रिकल करंट है, लेकिन उसके साथ जस्ट ये लिख देना आपने कि 3 सेकंड तक उसको विथस्टैंड करना चाहिए, दैट इज बेसिकली शॉर्ट टाइम रेटिंग। सर्विस वोल्टेज उसने पूछा छठा, सर्विस वोल्टेज क्या? वही 33 केवी जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, क्लियर है? जी सर, ये समझ। यस सर। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास, जैसे अब ये है 19.2 50 हर्ट्ज 11 केवी 3 फेज अल्टरनेटर, रिएक्टेंस 5 ओम पर फेज कनेक्टेड। अब ये देखिए इसमें एक चीज बड़े मजे की है, एक तो 3 फेज अल्टरनेटर है, सेकंड उसने रिएक्टेंस दी हुई है, उसने आपको इंडक्टेंस नहीं दी, पर फेज रिएक्टेंस दी है, यहाँ पे उसने कैपेसिटेंस दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस अप टू ब्रेकर बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल इन फेज एंड न्यूट्रल। अब उसने यहाँ पे लफ्ज यूज किया पर फेज, यहाँ पे उसने यूज किया फेज एंड न्यूट्रल, और कैपेसिटेंस दी है, यहाँ पे उसने रिएक्टेंस दी है, तो रिएक्टेंस की मदद से हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक चीज होनी चाहिए रिएक्टेंस में, हम आपने जब कैलकुलेट करना, स्पेशली जब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 पाई अंडर LC, तो आपको इंडक्टेंस और रिएक्टेंस दोनों पता होनी चाहिए, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, सॉरी। तो रिएक्टेंस उसने दी है, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 11 केवी आपकी वर्किंग जो सर्विस वोल्टेज है, वर्किंग वोल्टेज है, 3 फेज अल्टरनेटर है, तो वो कह रहा है कि पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमने कैलकुलेट करनी है। पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस और एवरेज रेट ऑफ राइज अप टू फर्स्ट पीक। एवरेज रेट का मतलब हमने टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। तो ये तीन चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले तो इंडक्टेंस पर फेज, चूंकि उसने रिएक्टेंस पर फेज दिया तो इंडक्टेंस पर फेज आ जाएगी, इट इज एक्सएल ओवर, इसका फार्मूला है एक्स एल, जब भी इंडक्टेंस का फार्मूला है 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल, एफ एल, या इसको हम ओमेगा भी कहते हैं, ओमेगा एल, ठीक है, एक्सएल को। तो यहाँ से 2 पाई एफ एल, तो हमने इंडक्टेंस हाँ जी।
कैलकुलेट करना है तो XL ओवर 2πf, ठीक है। तो इंडक्टेंस ओवर 2πf में f गिवन है, 2π वैसे ही कांस्टेंट है, तो पीछे रह गया XL भी गिवन है, XL 5 दिया हुआ है उसने पर फेज, और जो f है दैट इज जी वर्किंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हेनरी आ गए हमारे पास, ये आप उसको डिवाइड कर दिए 015.9 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं, तो वो आप पे जैसे ऐसे लिख लें। कैपेसिटेंस उसने गिवन है, वो पर फेज वैसे ही उसने दी हुई है, बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल मतलब पर फेज दी हुई है उसने, तो 0.01 माइक्रोफैरड दी हुई है, दैट कैन बी रिटन एज 10⁻⁸, क्योंकि ये दो भी ये 10⁻�6 होता है, तो ये आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो 2 का मतलब 2 ऐड हो जाएगा, 2 का मतलब -2 है, 1 और 2 माइनस 10⁻², 10⁻6, जब जो क्वांटिटीज इन पावर होती हैं 10 पावर होती हैं वो ऐड होती हैं, तो -2 और -6 -8 हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस पर फेज है। रिकवरी, अब पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमने कैलकुलेट करनी है। पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि दैट कैन बी मैक्सिमम ट्वाइस देन दी रेटेड वोल्टेज, यहाँ हमने पढ़ा था मैक्सिमम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, इफ यू रिमेंबर, यस इधर ही हो सकती है, यहाँ पे था। कहाँ पे था, if you remember, हाँ जी, नीचे गुजर गई एक लाइन, नीचे नीचे वाला पैराग्राफ। ये रहा 2 टाइम बीजिए। ये ऊपर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्लियरली इस फिनोमेना को पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लिखा हुआ है यार। The transient voltage is known as restriking voltage, may reach an instantaneous peak value twice the peak phase neutral voltage 2 EM, ठीक है। तो ये फार्मूला ये इसी तरह कि मुझे ये याद था कि हमने इसको ऊपर कहीं ये रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के उसके टैब के अंदर वी हैव ऑलरेडी टेकन, और ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी हमें पता है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2π √LC, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दैट्स व्हाई मैं ये इसलिए लेके आया, मैंने कहा ताकि आपको पता हो एग्जैक्टली कहाँ से हमने वैल्यू ली है। तो यही रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अक्रॉस द कंटेक्स ऑफ द ब्रेकर, तो इट विल बी 2 Emax। Emax क्या होगा, Emax इज बेसिकली, अब आपको 11 kV की उसने दी हुई है, तो Emax क्या है कि असल में तो पीक वैल्यू है ना, तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स RMS वैल्यू, ऐसे ही है, 2 टाइम्स RMS वैल्यू है ना पीक वैल्यू असल में। तो यस सर। RMS वैल्यू में आप देख रहे हो कि हर चीज हम पर फेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडक्टेंस पर फेज, कैपेसिटेंस पर फेज, तो 11 kV को भी हम पर फेज पे देख लेते हैं कि हमारे पास पर फेज Emax क्या है, तो इट विल बी 11 ओवर √3 पर फेज कैलकुलेशन, एंड √2 का मतलब हम पीक वैल्यू पे या मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज दिस। और फिर पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फिर फार्मूला लगेगा 2 टाइम्स Emax, और ये आपकी पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज विल बी 17.96 kV। यहाँ से तो बड़ा इजी लगता है कि 11 kV है तो पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में भी 22 kV है, लेकिन असल में आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन के बाद आपको पता चलता है इट्स 17.96 kV इनफैक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2π √LC, 2π कांस्टेंट है, LC की वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं, जस्ट पुट इट इनटू द फार्मूला, यू विल गेट द आंसर। एवरेज रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अप टू द फर्स्ट पीक, अप टू द फर्स्ट पीक के लिए आप देखें, अब ये समझने वाली थोड़ी सी चीज है कि जो फर्स्ट पीक है उस फर्स्ट पीक में ओके है ना देखिए आपका, साइकिल को देखना है सर, हाँ साइकिल को देखना है। जी जी जी, क्योंकि आपको देखो ना, आपका फर्स्ट पीक की बात करें, टाइम अप टू फर्स्ट पीक, टाइम अप टू फर्स्ट पीक की कैलकुलेशन है ना, ओके। मैं वही कह रहा हूँ, यानी कि π/2 के ऊपर तो वो आ जाती है ना पहले पीक, फिर बाद में रिड्यूस हो जाती है पाई पे जाके। जी, ये ना मैं आपको इसकी रेट ऑफ राइज इन वोल्टेज का भी फार्मूला यहाँ पे गिवन था हमारे पास, तो वो शायद ऊपर था या फिर वो शायद ऊपर है, रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो फार्मूला वो ऊपर है, वो आपने एक दफा देख लेना, वो आपको मिल जाएगा उसमें जो हमने शुरू में पढ़ा था।
तो रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमने जब कैलकुलेट करना होता है तो पीक वोल्टेज को, पीक जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है, जो हम यहाँ पे पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हमने इस टाइम से डिवाइड करना होता है जो फर्स्ट पीक से हम यानी अचीव करते हैं, तो वी गेट द रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये फार्मूला शुरू में शायद हमने जो इसी चैप्टर के जो स्टार्ट में जो ये सारी इसी चैप्टर में था, ये शुरू में कहीं ना कहीं शायद हमने ये इसको पढ़ा हुआ है। ये मैं श्योर हूँ कि ये फार्मूला हमने पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम अप टू फर्स्ट पीक, तो टाइम भी कैलकुलेटेड है, पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी कैलकुलेटेड है, यू कैन जस्ट डिवाइड इट और आपके पास एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा जी, यानी एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि आपने वो रेट, अब ये तो टाइम था ना, यानी टाइम कैलकुलेशंस थी, तो टाइम कैलकुलेशंस के थ्रू आपने ये देख लिया कि पर सेकंड या पर माइक्रो सेकंड या पर नैनो सेकंड आपकी कितनी केवी वोल्टेज राइज हो रही है इस सिनेरियो के अंडर। ठीक है, तो यही वही एवरेज रेट ऑफ राइज इन रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला दोबारा लगेगा, क्योंकि उसने नेक्स्ट में भी यही पूछा हुआ है कि डिटरमिन द एवरेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दो चीजें उसने पूछी हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए वही 1 t इज इक्वल टू 1/2f, f इज इक्वल टू 1/2t, वही बात हो गई। तो टाइम टू रीच फर्स्ट पीक वैल्यू, टाइम टू रीच फर्स्ट पीक वैल्यू t इज इक्वल टू 1/2f, तो जो अभी कैलकुलेट कर गए हैं, तो f इज इक्वल टू 1, इसमें उसने फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो f इज इक्वल टू 1/2t। तो इसमें उसने दिया क्या क्या हुआ है हमें कि रीडिंग्स आर obtained from single transient time to reach the peak restriking voltage 50 microseconds, the peak restriking voltage 100 किलो वोल्ट। तो 100 किलो वोल्ट उसने ये दिए हुए हमें, उसने खुद ही दोनों चीजें दे दी हैं, टाइम टू रीच पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज भी उसने दे दिया, उसने रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ राइज इन रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ गया, ये केवी पर सेकंड। तो आप इसने उसने माइक्रो सेकंड को चेंज कर लिया है, तो आप उसको माइक्रो सेकंड को चेंज ना भी करें तो 2 kV पर माइक्रो सेकंड आ सकता है, या उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा, नीचे रहेगा तो 10⁻⁻�6 होगा। तो ये उसने जस्ट यूनिट कन्वर्जन है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/2t, तो t उसने टाइम आपको दिया हुआ है, जस्ट आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, टाइम क्या है 50 माइक्रो सेकंड, उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 इंटू 10⁻⁻�6 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी 10,000 हर्ट्ज। ओके, तो ये आपका लास्ट है, इसमें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर डिजाइन टू इंटरप्ट अ ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ 11 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू उसने दी है, पीक वैल्यू नहीं है, वो कहता है चॉप करता है करंट को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ 7 एम्पियर। वैल्यू ऑफ LNC आर दिस एंड दिस, तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट अपीयर across the contact of the breaker, assume that all inductive energy is transferred to the capacitance, inductive energy is transferred to the capacitance। तो वोल्टेज ब्रेकर्स के अक्रॉस जब चॉपिंग का हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है, तो करंट चॉपिंग का फार्मूला दैट इज √L/C मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, ये देखें, ये जो हमने कैपेसिटर इसका फार्मूला पढ़ा था, डेरिवेशन भी आपके जहन में अब होनी चाहिए। करंट चॉपिंग में हमने बात की थी कि जो ट्रांसफर टू द कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि हमने जो इंडक्टेंस है, यानी जब चॉपिंग होती है तो जितनी भी इंडक्टेंस है दैट इज बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन दैट, बेसिकली इंडक्टर, या इंडक्टर तो फिजिकली मौजूद नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि एनर्जी जो उसमें इंडक्टर में स्टोर होती है, क्योंकि फिनोमिना कुछ ऐसा है, ये एनर्जी कैपेसिटेंस में ट्रांसफर हो जाती है, और हम ये ज्यूम करते हैं कि सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटेंस में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से इन दोनों को हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को हम यानी इक्वल रख देते हैं, और इट कैन बी कैलकुलेटेड 1/2Li² एंड CV²/2, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं वो CV²/2 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे E ले रहा है तो दैट इज CE²/2। ओके, तो यही बात उसने अपने न्यूमेरिकल में लिखी है। तो अगर आपको वो याद ना हो ये फार्मूला, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी इंडक्टर की जो एनर्जी है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, these both energies are equal because energy stored in inductor is totally transferred to the energy stored in capacitor। क्योंकि जब चॉप अकर होता है तो अचानक क्या होता है, जो करंट है उसने जीरो होना है, अब जब जीरो होना है करंट ने, तो एनर्जी उसमें स्टोर्ड है ना इंडक्टर में, तो करंट की फॉर्म में स्टोर है, उसे अचानक जीरो कर दिया तो एनर्जी तो मौजूद है, एनर्जी तो कहीं नहीं गई, एनर्जी ने तो कहीं नहीं जाना ना, उसने तो मौजूद रहना है, उसने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। It can be converted from one form to another. Energy can neither be created nor destroyed। ये हमारा एक लॉ है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो इसका मतलब है कि अगर करंट को अचानक Yes, जीरो sir. करोगे तो आपके कंटेक्ट्स के अक्रॉस बहुत हैवी वोल्टेज अपीयर हो जाएगी, और हैवी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन में मौजूद है कैपेसिटेंस का इफेक्ट। तो दैट इज बेसिकली कि हम करंट चॉपिंग में अचानक करंट को जब जीरो करते हैं तो एनर्जी तो, और मैक्सिमम कब होता है ये, जब वो पीक पे हो, करंट पीक पे हो, आपने उसको जीरो कर दिया तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी या मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होगी, और जब जीरो क्रॉसिंग पे होगा तो तब मिनिमम होगी, जाहिर बात है, जीरो क्रॉसिंग पे करंट जीरो क्रॉसिंग पे हो तो एनर्जी ट्रांसफर टू कैपेसिटेंस में आप ये फार्मूला फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये याद रख लें कि दोनों इक्वल रख दें, वहां से आप कैलकुलेट कर लें, 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ई से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने इसको याद नहीं करना, हमने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो दिस कैन बी द वे। तो E इज इक्वल टू आई अंडर रूट एल ओवर सी, इसीलिए उसने लिखा है ऑल एनर्जी ट्रांसफर टू द कैपेसिटेंस, का मतलब है कि ये ज़हन में ना आपके रहे ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका सेकंड मतलब ये है कि करंट बिल्कुल जीरो हो गया सारे का सारा। साहब ये आवाज नहीं आ रही है आपकी। यार बोल लेंगे तो आएगी ना यस सर। यस अभी यस, नहीं मैं क्यों बोल है रहा था, म्यूट क्यों है सर सही ने कह खुद रहा है किया वो, होगा। नहीं मैं बोल रहा था म्यूट था। यस, अच्छा थैंक यू। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में मैं कह रहा था कि वी हैव I इज इक्वल टू 7 एम्पियर, इंडक्टेंस इज इक्वल टू 35, C इज इक्वल टू 0.0023 माइक्रोफैराड्स। ये असल में ना मेरे पास जो अभी ड्यू टू नेट और मे बी ड्यू टू कंप्यूटर ये दोबारा रिकनेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिकनेक्ट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया, तो इसलिए वो अचानक आवाज आनी बंद हो गई। तो वोल्टेज अक्रॉस द ब्रेकर एट द चॉपिंग, ये आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज, और वो अब ये जो नीचे ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स है बिल्कुल सिंपल है, अब आपको ये मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं लग रहा होगा इसको देखने में ही, फर्स्ट नजर में एट द फर्स्ट ग्लैंस। रेटेड नॉर्मल करंट आप देख लेंगे, रेटेड Yes, sir. मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट आपके लिए कोई मसला नहीं। ब्रेकिंग करंट क्या होगा जी, इतनी जोर से आपने यस सर क्या, ब्रेकिंग करंट बता दो जल्दी से, व्हाट वुड बी द ब्रेकिंग करंट, एनीवन, चलो कोई भी वो बता। ब्रेकिंग करंट वही होगा जो मतलब हम जब- एमवी रेटिंग लेते हैं जो वोल्ट ब्रेक बेस के साथ 3 फेज। जी और कोई, आफ्ताब क्या होगा ब्रेकिंग करंट? सर वही होगा सर्किट ब्रेकर रेटिंग है उसकी, वही वो मैक्सिमम वैल्यू फाल्ट की, यानी कि जिसके ऊपर हमारा शाबाश, अभी पहला मैं पढ़ वो गया, मैक्सिमम पीक को, अभी मैं समझा गया हूँ आप लोगों को पीछे, वही जो पीक आपने पहले बताया। ये इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी जी है, सर। ये इसकी करंट है, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम जी वोल्टेज से सर, डिवाइड कर देंगे। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसे हम 33 केवी से डिवाइड करेंगे और अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 से। हाँ जी, और अंडर 3 से 3 क्यों फेज होने मल्टीप्लाई की वजह करेंगे से हम? 3 फेज 3 थ्री फेज फेज है। ठीक है, तो ब्रेकिंग 3 करंट को फेज है हम, सर। वो हमारा ब्रेक, और मेकिंग करंट क्या होगा फिर? सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पीक करंट होगी सर। नहीं, ब्रेकिंग करंट को 2.55 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ब्रेकिंग करंट का यस जी सर। बताते हैं, जी सर। ये देखो तो अभी मैंने अभी बताया कौन सा दूर की बात है आपकी, जी सर। यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी 2.55 किया, ये देखो रेटेड मेकिंग करंट, ये भी हमने कैलकुलेट किया। हाँ, शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या होगी इसकी? यस सर। 3 सेकंड में हमने किया 3 लिखा सेकंड। भी 3 हुआ है, सेकंड सर। जो आपका ब्रेकिंग करंट आएगा उससे 3 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यही आपका सेकंड भी इसी तरह का, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नॉलेज ना होना बहुत खतरनाक है, ठीक है। ओके, ये इसको अच्छी तरह देख लेना आपने। फ्यूजेस सबसे Yes, सिंपल फिनोमिना हमारे पास जो है करंट को इंटरप्ट करने का, जब भी कोई फॉल्ट है वो फ्यूज है। फ्यूज आप समझ लें कि सबसे पहले एडिसन ने ही इन्वेंट किया था 1890 में, इतना पुराना है और चीपेस्ट प्रोटेक्शन है।
इसमें कोई आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसकी अपनी लिमिटेशंस तो मौजूद हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये आपके ओवर करंट, ओवर वोल्टेजेस, इस तरह की डिस्टेंस प्रोटेक्शंस, जो इतनी आजकल सोफिस्टिकेशन हमारे पावर सिस्टम्स में चल रही है, मोहो रिलेज हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट रिलेज प्रोटेक्ट करती हैं, फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो अंडर फ्रीक्वेंसी रिले, इस तरह की हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज, करंट, वोल्टेज, पावर रिलेज हैं जो पावर को देखती हैं पावर फ्लो के मुताबिक, फिर डायरेक्शनल रिलेज हैं, ठीक है, अनडायरेक्शनल रिलेज हैं, तो इतनी सारी टाइप्स हैं, वो उन सब चीज़ों से ये जान छुड़ा देता है। लेकिन प्रॉब्लम भी फिर अपनी जगह कि ओवर करंट, ओवर वोल्टेज में डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं कर सकता, इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल ये एक प्रोटेक्शन की फॉर्म है जो आज भी यूज हो रही है बहुत सारे जगहों पे, इवन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उसमें भी बहुत सारे ये यूज होता है, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं कि इसका बेसिक, इसके साथ क्या क्या चीजें सिंपल इसको है, ऑपरेट करने के लिए किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती, इसको सेंसिंग भी खुद ही करता है, ये फॉल्ट भी खुद ही रिमूव करता है। इसके सर्किट ब्रेकर वाला काम नहीं है कि फॉल्ट रिमूव करने के लिए इसको रिले की जरूरत है, ये खुद ही सेंस करेगा, खुद ही फॉल्ट को रिमूव करेगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है, ठीक है। और फिर इसमें इसमें भी काफ़ी सारी अब टाइप्स आई हुई हैं, खैर जो एडवांस इसका है। तो लेकिन हम जहाँ पे फिर ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जहाँ पे हमें लगता है कि सर्किट ब्रेकर बहुत अजीब सा ऑड बन जाता है, ऑड सा लगता है, वहाँ पे फिर हम फ्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। अब हम आपके कमरे में वो जो लगे होते हैं प्रोजेक्टर्स, उसके लिए सर्किट ब्रेकर तो नहीं ना लगा सकते, फिर हम वहाँ पे फ्यूज़ लगा लेते हैं, ठीक है। छोटी सी प्रोटेक्शन की जो इक्विपमेंट है, तो इस तरह की जहाँ जो चीज़ें हैं उन्हें भी सर्किट ब्रेकर्स, तो अब तो छोटे सर्किट ब्रेकर्स भी बहुत आए हैं, MCCBs आए हुए हैं, बहुत स्मॉल सर्किट ब्रेकर्स हैं दैट कैन बी। लेकिन जहाँ पे हमें पता है कि करंट इतना है ही नहीं, हैवी उसने जाना ही नहीं है, तो सर फ्यूज कैन बी एन एक्सीलेंट चॉइस, तो हम उसको फिर वहीं पे लगाते हैं। सर ये चैप्टर तो ऑप्शनल नहीं था? क्या था? नहीं ये नहीं था वो, ये नहीं था। यही था मेरे ख्याल। ऑप्शनल नहीं मतलब? ये पढ़ने वाला यार, प्रोटेक्टिंग के अंदर ही आता है ये फ्यूज। नहीं, ऑप्शनल का क्या मतलब हुआ? सर आपने जब कोर्स कंटेंट बताया था तब कहा था ऑप्शनल कि का शायद मतलब हम ये करेंगे या ना करें। नहीं, ये हमारी ऑप्शंस में ये नहीं है, हमारी ऑप्शंस में नहीं है हम करें या ना रोल करें। चैप्टर नंबर ये हमने 17 और 18 का है, हाँ जी, ये जो हमने आपने करना ही कहा करना है। था। 17 और 18 जो है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशंस, वो इस चैप्टर इसके स्कोप में नहीं आता। फ्यूजेस तो आता है, फ्यूजेस जैसे रिलेज हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर है, वैसे फ्यूजेस हैं। आपके अगर कोर्स कंटेंट में HEC में किसी ने फ्यूजेस नहीं के लिखा बाद हुआ, प्रोटेक्टेड रिलेज भी आपने लिखवाया। रिलेज हैं, ये सारी वो पहले चीजें जो स्विच गियर है, फिर इक्विपमेंट है, सर्किट ब्रेकर है, फिर फ्यूजेस है, फिर प्रोटेक्टेड रिलेज। और फिर उसके बाद हमने इन सब चीज़ों की मदद से अल्टरनेटर्स को, ट्रांसफार्मर को, लाइंस को, बस बार को, इन चीज़ों को हमने प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने न्यूट्रल ग्राउंडिंग के चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें दो चीज़ें थी, एक मैंने आपको ये बताया था कि फ्यूजेस का चैप्टर HEC के करिकुलम में ना भी हो या कहीं और आप देखेंगे ये नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना ये उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर ये नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, आपको फ्यूजेस के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज भी यूज़ हो रहे हैं या फिर यूज़ ना हो रहे हो, ऑब्सोलीट हो चुके हो ना, तो फिर हमें इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं तो एक छोटी सी ऐसी चीज हम क्यों छोड़ेंगे बिला वजह, जो आपको टेक्निकल ठीक है सर। इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। सेकंड चीज, आपके एसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशंस का ताल्लुक हमारे से नहीं है, क्योंकि हम जो एनालाइज तो कर नहीं रहे अपने पावर सिस्टम्स को। पावर वो सिस्टम को पावर सिस्टम एनालाइज एनालिसिस करने के में पढ़ लिए, ली। हाँ, वो PSA में आप पढ़ोगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, वो यहाँ पे रिपीट करना बेवकूफ़ी है, बिला वजह आपके 10 मैं पढ़ चैप्टर हो चुके जाएंगे। फिर जब सबस्टेशंस की प्रोटेक्शन है, वो सबसे लीस्ट पे आता है, वो भी करिकुलम में नहीं है सबस्टेशंस की प्रोटेक्शन। वो क्योंकि बाकी चीजें आप पढ़ लेंगे, तो सबस्टेशन की प्रोटेक्शन आमतौर पे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जाके आपके लिए कोई मसला नहीं होता। SLDs को आपको पता चल गया, आपने देखा कि जो सेक्शनलाइजेशन, सिंगल लाइन डायग्राम, जो सिंपल बस बार सिस्टम है, सिंगल बस बार सिस्टम है, सेक्शनलाइजेशन के साथ है, सिंगल और बस जो बार, डुप्लीकेट डबल बस बस बार बार, सिस्टम्स है, बस उसमें कपलर। SLD बनाते कैसे हैं, तो उसी SLD को एक्सटेंड किया होता है बस सबस्टेशंस पे। तो उनकी प्रोटेक्शन, बाकी चीज़ों की प्रोटेक्शन आपने मोटर की पढ़ ली, अल्टरनेटर की पढ़ ली, जनरेटर की पढ़ ली, आपने उसकी स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन पढ़ ली, आपने उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस, बस बार की प्रोटेक्शन पढ़ ली, तो फिर पीछे आप सबस्टेशन में चले गए ना। सबस्टेशन में तो फिर वो उसको जस्ट आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा चैप्टर लेंथी भी है। और चूंकि आपके
HEC में नहीं शामिल, तो हम उसको एट द एंड रिकंसिडर कर सकते हैं। मैं उससे ज़्यादा ये प्रेफर करता हूँ कि अगर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उस चैप्टर की बजाय हम डिजिटल रिलेइंग का कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल करें, कि सीखें कि आजकल जिस पे हम मूव कर रही है वर्ल्ड, तो डिजिटल प्रोटेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो हम उसको शायद शामिल करें एंड पे। ये मैं कह रहा था आपसे। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट, वो कोर्स ठीक है कंटेंट है, सर। कोर्स का हिस्सा है वो। ठीक है, शॉर्ट पीस ऑफ मेंटल ठीक है सर। अब देखो, हमें पता है फ्यूज क्या है जी, एक तार होती है, बस बात खत्म। लेकिन आपको एज एन इंजीनियर पता होना चाहिए कि क्या है। इट इज अ पीस ऑफ मेटल है जो आपके सर्किट में होता है, which melts when excessive current flows through it and thus breaks the circuit। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप ये नहीं कह सकते बीच में एक तार होती है जी, बस वो तार जब वो यानी कोई हीट से वो पिघल जाती है तो काम, यानी उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। आपको टेक्निकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है, उसमें क्यों ऐसा होता है। फ्यूज एलिमेंट जो है आमतौर पे वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि नॉर्मल रेटिंग करंट पे ही वो मेल्ट हो जाए। नॉर्मल मेल्ट रेटेड करंट पे वो इस तरह हमने डिजाइन करना होता, चूज करना कि नॉर्मल रेटेड करंट पे वो उसको कैरी करने की एबिलिटी रखे करंट को। हाई कंडक्टिविटी उसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस ना हो, मैक्सिमम मैक्सिमम वो कंडक्टिविटी ऑफर करे, अपनी कोई रेजिस्टेंस ना हो, और ऑक्सीडेशन से वो खराब ना हो। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर वो लोहा है जैसे जंग से खराब हो जाता है ना, तो ये तीन चीजें हमें होती हैं। अब जैसे सिल्वर है, कॉपर है या फिर गोल्ड है, ये तीनों इतने महंगे क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 1000 साल बाद भी इनको ये खराब नहीं होते, इनको पिघला के आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे लोहा है, अगर उसको आप ओपन रख दो कि तो डीऑक्सीडेशन की डिटोरिएशन की वजह से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से वो जंग लग लग के बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो यानी हवा में बिखर जाएगा। तो सिल्वर, कॉपर और गोल्ड ये इसीलिए सबसे महंगे जो मेटल्स में से आता है कि ये खराब नहीं होते, ये दे आर सब्जेक्टेड टू लीस्ट डिटोरिएशन। तो ये इसमें तो बिल्कुल होते नहीं है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एज सच इसके अंदर है ही नहीं। तो फ्यूज एलिमेंट जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का हो, कंडक्टिविटी हाई हो और ऑक्सीडेशन उसमें सबसे कम हो। ठीक है, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक शो किया हुआ है, तो इसमें हमें जो रिक्वायर्ड असल में ये होता है कि नॉर्मल रेटेड करंट पे वो विदाउट हीटिंग वो करंट को कैरी करता रहे और एक से दूसरे पॉइंट तक वो पहुंचाता रहे। लेकिन जब उसकी वैल्यू से करंट इंक्रीज हो तो वो क्या करेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, हमने इसलिए कहा कि वो लो मेल्टिंग पॉइंट को बेसिकली यानी उतनी ही जल्दी उसको ब्लो आउट कर देगा। अब इसमें हमने इसकी सिलेक्शन इस तरह करती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली कि इसकी सिलेक्शन उस मटेरियल की ऐसे करनी है कि जितना करंट इंटेंसिटी हाई होगी उतनी ही जल्दी ये ब्लो आउट करना चाहिए। यानी जितनी करंट, अगर फर्ज करें 10 एम्पियर रेटेड करंट है, रेटेड का मतलब 10 एम्पियर नॉर्मल करंट कैरी करने के लिए वो बना है। अगर 15 एम्पियर आता है और वो 15 एम्पियर करंट आया तो 1 सेकंड के अंदर अगर वो डिस्कनेक्ट करता है सर्किट, तो 20 एम्पियर आए तो वो आधे सेकंड के अंदर सर्किट को, इसे कहते हैं टाइम इनवर्स रिलेशनशिप, टाइम करंट इनवर्स रिलेशनशिप। टाइम करंट इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि इनवर्स टाइम करंट में कि जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ही कम टाइम लगेगा। आप किसी भी फ्यूज को देख लें, 60 एम्पियर फ्यूज है, अब ये 0.1 सेकंड को अगर आप नोट करें, एक मिनट बस, तो ये तकरीबन आप समझें कि ओ सॉरी ये तो गलत हो गया, ये यहाँ पे अगर आप इसको नोट करें तो 0.1 पे 200 ये कहाँ पे काट रहा है, तकरीबन 180 190 पे 190 एम्पियर करंट 0.1 सेकंड्स में वो उसको ब्लो आउट करेगा। 100 एम्पियर का जो फ्यूज अगर आप लगाएंगे वो 0.1 सेकंड्स में कितने करंट को ब्लो आउट करेगा, यानी अगर उसमें से 395 एम्पेयर गुजरेंगे तो 100 एम्पेयर का आपने फ्यूज लगाया, उसमें से 395 एम्पेयर गुजरेंगे तो वो 0.1 सेकंड लेगा उसको ब्लो आउट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, मेरी क्लास है, मैं आपको करता हूँ कॉल, ठीक है अभी। जी सर, लग गई सर। तो अगर आपने 200 एम्पेयर का फ्यूज लगाया हुआ है और 200 एम्पेयर के फ्यूज में से अगर 760 या 770 एम्पेयर गुजरते हैं
तो वो 0.1 सेकंड लेगा। ठीक है, एक तो ये समझ आती है इससे कि 0.1 सेकंड लेगा। अगर 60 एम्पेयर का फ्यूज है तो 190 एम्पेयर गुजरेंगे तो वो 0.1 सेकंड लेगा। और सेकंड इसमें से जो समझने वाली बात ये है कि आप देख रहे हैं कि जितना करंट कम है, ठीक है, जितना करंट कम है उतना ही आप कम टाइम वो ले रहा है, और उतना ही ज्यादा टाइम ले रहा है। जितना करंट ज्यादा है उतना ही कम टाइम ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 200 एम्पेयर फ्यूज की कर्व को देखें, जस्ट 200 एम्पेयर की कर्व में अगर 1300 से ज्यादा एम्पेयर हैं तो वो 0.3 से कम टाइम ले रहा है, 0.3 सेकंड से कम टाइम ले रहा है। इस पॉइंट को आप देखें कि 1300 से ऊपर है फॉल्ट करंट एम्पेयर में, 1300 एम्पेयर से ज्यादा है। 1300 एम्पेयर से ज्यादा होने पे अगर आप ये लाइन ड्रॉ करें तो 0.3 सेकंड से भी कम बनती है। बनिस्बत इसके इसी 200 एम्पेयर में से जब 900 एम्पेयर गुजरेंगे तो 900 एम्पेयर को आप ये देखें तकरीबन वो 0.7 सेकंड ले रहा है एग्जैक्ट 900 एम्पेयर को खत्म करने के लिए। तो 900 एम्पेयर को खत्म करने के लिए 0.07 सेकंड्स हैं, जबकि 1300 एम्पेयर पे वही कम हो गया टाइम। यानी इधर को जब आप मूव करते हैं ऊपर की तरफ तो आप देखें कर्व इसकी चेक करें कि ऊपर की तरफ जा रही है तो ये इधर को यानी मूव कर रहा है। या आप ये समझें कि जैसे जैसे करंट आप यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं, करंट की वैल्यू नीचे को कम हो रही है, वैसे वैसे टाइम इधर को ज्यादा हो रहा है। करंट की वैल्यू नीचे को कम हो रही है लेकिन आप एट द सेम टाइम इधर को भी तो मूव कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू जो है कट ऑफ वैल्यू वो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चेक करें 400 एम्पेयर अगर 200 एम्पेयर के फ्यूज में से 400 एम्पेयर गुजरेगा तो तकरीबन वो 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड लेगा तकरीबन। ठीक है, बात समझ आ गई है इनवर्स टाइम रिलेशनशिप की, इस कर्व की समझ आई जी है? सर। यस सर। ठीक है, ये इनवर्स टाइम रिलेशनशिप का ये मतलब है यस सर। किसी भी जी सर। एम्पेयर का फ्यूज अगर आप लगाएंगे उसमें से जितना करंट ज्यादा गुजरेगा उतना ही टाइम कम होगा। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू ब्लो आउट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड, द ग्रेटर द करंट स्मॉलर इज द टाइम टेकन। अदर वर्ड्स फ्यूज हैज एन इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम अभी बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या, चीपेस्ट फॉर्म है, कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद हैवी शॉर्ट सर्किट करंट को कोई नॉइज नहीं, कोई स्मोक नहीं, चुप करके बस पिघल जाएगा और उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर सस्ता भी है, आप इजीली। स्मॉलर साइज ऑफ फ्यूज की वजह से शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में एक करंट लिमिटिंग इफेक्ट भी है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज है। फिर इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिए ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए बड़ा सूटेबल है कि अचानक जितना ज्यादा करंट मैग्नीट्यूड होगा उतनी जल्दी ब्लो आउट करेगा। मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन बी मेड शॉर्टर देन विद द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आपने पूरा देखा मैकेनिज्म उसमें होता है, उसमें उसने रिंग पिस्टन, उस पिस्टन में मूव करना है। कभी किसी में अगर इंटरनल एक्सटर्नल है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, कोई भी चीज है, उसमें आग को खत्म करने के लिए एक टाइम चाहिए, उस टाइम चाहिए, चॉपिंग है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन बी मेड। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में तो हमने बात की थी सर्किट ब्रेकर के साथ रिले का भी टाइम ऐड करें, रिले का भी ऑपरेटिंग टाइम है, फिर सर्किट ब्रेकर का भी ऑपरेटिंग टाइम है, क्विकेस्ट ऑपरेशन, तो इसमें ये भी एडवांटेज है। फिर कंसीडरेबल टाइम जब तो सर सेटिंग करनी पड़ती है ना, इसमें सेटिंग करने की जरूरत। सेटिंग का मतलब है कि आपने जो उसका जो वायर सेलेक्ट करनी है ना, उसी की हम आगे बात करेंगे, कौन कौन से डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर हम उसको कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वही असल में मटेरियल सिलेक्शन की ही बात है। फिर हैवी शॉर्ट सर्किट्स पे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फ्यूज इन सीरीज कैन नॉट बी। फ्यूजेस इन सीरीज का मतलब है कोई फ्यूज अगर शॉर्ट सर्किट के लिए ओवर करंट में उसके लिए है, तो हम चाहते हैं कि एक ओवर करंट के लिए ओवर करंट वाला फ्यूज ऑपरेट करे और शॉर्ट सर्किट के लिए वो फ्यूज ऑपरेट करे, तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन फ्यूजेस में हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है। फिर थर्ड डिसएडवांटेज है कि जो करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो जो प्रोटेक्टिव अपरेटस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हम नहीं उसको एडजस्ट कर सकते। हमने तो मटेरियल की सिलेक्शन करनी है तो मटेरियल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अपरेटस टू बी प्रोटेक्टेड है, यानी आप समझ लेंगे फ्यूज आता है, उस फ्यूज की नॉर्मल रेटिंग है, हम उसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अपने अपरेटस के मुताबिक। जो हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं करंट सेटिंग्स के साथ, टाइम सेटिंग्स के साथ, सर्किट ब्रेकर्स में या फिर हम रिलेज में कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट मेक सच टाइप ऑफ सेटिंग्स ओवर हियर। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस है। बाकी चीजें इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्लास में, तो ये ठीक है एनफ फॉर नाउ, तो हम इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ तक आप और सर वो सीईपी भी सर डिस्कस कर दीजिए आपके साथ। सीईपी आपने बिल्कुल डिस्कस करें, उसको ढूंढें, उसको ढूंढे, मैं आपको उसका तरीका सर बताता पहले थोड़ा सा आइडिया दे देना आपने उसको उसमें लेके करना चलना है। क्या गया। हाँ, किस तरह लेके चलना है, क्या करना है आपने,
उसको ढूंढें अगर कि इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है वो। उसके आप सिंपल उसमें जाके ना चीज़ों को कि जो चीज़ें पूछी हुई हैं उन चीज़ों को आप सर्च आउट करें कि कहाँ पे है कैसे है, उससे सीखने को मिलेगा आपको। मैं तो अभी एक रिसर्च बेस्ड देने लगा था, फिर मैंने कहा रिसर्च बेस्ड आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये फिर भी इजी है। ओके अटेंडेंस भी सर ले हैंड ली। रिटन या वर्ड पे भी बना सकते हैं इसे? किस पे? वर्ड पे बना सकते हैं या हैंड रिटन? या जैसे आपको आसानी लगे, मुझे नहीं इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती, बनानी खुद है, जिससे मर्जी बनाए। ठीक है सर। ये होगी अटेंडेंस भी ले ली है। होगी अटेंडेंस हो गई। थैंक यू आफ्ताब, मुझे बताते रहते हो। ये बाकी तो इतने शौक से नहीं पढ़ते मुझे लगता है क्लास। आफ्ताब थोड़ा शौक से पढ़ता है, उसे पता होता है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट। आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हुआ करो। आफ्ताब ने स्टडी रूम रखा हुआ है अलग से। अच्छी बात है, यही क्लास पार्टिसिपेशन है। 10 मार्क्स हैं अरे उसमें। हमें पता था सर। ठीक है, ओके, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।